दुनिया के 50 देशों में कायम सतयुग, भारत में कलयुग बरकरार। भारत जैसी समस्या कहीं और क्यों नहीं? कलयुग से भारत का पीछा कब छूटेगा? धर्म की जैसे अधर्म का नाश कैसे होगा? धर्म ज्ञान पर अश्विनी उपाध्याय की बड़ी बात। टीम सतयुग और विशाल गुप्ता जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने इतना अच्छा एक आइडिया अपने दिमाग में रखा, और रखा ही नहीं बल्कि उसके ऊपर सोचना शुरू किया, कंसल्टेशन शुरू किया और अल्टीमेटली बुकलेट के रूप में आपके सामने पब्लिश हो गया। नाम भी बहुत अच्छा रखा है, सतयुग। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सतयुग कैसे आ सकता है, आज की डेट में तो कलयुग चल रहा है। तो सवाल यह है कि कलयुग भारत में क्यों चल रहा है? ये कलयुग दुबई में क्यों नहीं है? कलयुग कुवैत में क्यों नहीं है? कलयुग ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं है? कलयुग न्यूजीलैंड में क्यों नहीं है? कलयुग जर्मनी में क्यों नहीं है? कलयुग डेनमार्क में क्यों नहीं है? दुनिया के कम से कम 50 देशों में अपराध बहुत कम है, भ्रष्टाचार बहुत कम है, वहां लोग आराम से रहते हैं, ईमानदारी के साथ रहते हैं। गलत काम करने वाला जेल में रहता है, बाहर नहीं रहता। इसका मतलब वहां पे कलयुग नहीं है। तो कलयुग भारत में है क्योंकि हमारा कानून घटिया है। जहां कानून अच्छा होता है वहां कलयुग नहीं होता है, वहां सतयुग होता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि सतयुग टीम, विशाल जी की टीम ने जो इतना अच्छा ड्राफ्ट बनाया है, सरकार इसको लागू कर दे, भारत के 50% मुकदमे अपने आप खत्म हो जाएंगे, अपने आप ही वापस हो जाएंगे। तो जो पूरा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, वो जाम खत्म हो जाएगा। न जजों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है, न कोर्ट की संख्या बढ़ाने की जरूरत है, न इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की जरूरत नहीं है। केवल इस कानून को इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, और कानून बनाने की कोई लागत नहीं आती। इसका मतलब फ्री में भारत के 50% जो जुडिशरी का बर्डन अपने आप खत्म हो जाएगा। अच्छी बात यह है कि हम सुप्रीम कोर्ट से करीब 3 किलोमीटर, दिल्ली हाई कोर्ट से भी लगभग 3 किलोमीटर और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर बैठे हुए। आशा करता हूं ये वीडियो हाई कोर्ट के जजेस तक भी पहुंचेगा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक भी पहुंचेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस तक भी पहुंचेगा। और जो जज साहब इसको पढ़ना चाहेंगे उनको कॉपी पहुंचाना हमारा काम है। उन तक ये सतयुग की कॉपी मैं पहुंचा दूंगा। पार्लियामेंट तो मात्र 500 मीटर की दूरी पे है। तो जो सांसद महोदय, जो मंत्री महोदय जो इसको पढ़ना चाहेंगे, इसके बारे में समझना चाहेंगे, उनके घर जाके उनको एक्सप्लेन करके आऊंगा कि ये कानून क्या कहता है और कैसे भारत की जुडिशियल सिस्टम पूरा ठीक हो जाएगा। भगवत गीता में 16वां अध्याय आप पढ़िए तो वैसे कहने को तो दुनिया में 1100 रिलीजन है, भारत के अंदर 10,000 से ज्यादा जातियां हैं, उपजातियां हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इंसान केवल दो तरीके का होता है, एक देव, एक दूसरा असुर। मतलब इंसान की दो ही कैटेगरी भगवान कृष्ण ने भगवत गीता के 16वें अध्याय में बताया है। कुछ लोगों के अंदर देवत्व होता है, वो देवता होते हैं। कुछ लोगों के अंदर असुरत्व होता है, राक्षसीपन होता है, वो राक्षस होते हैं, असुर होते हैं। और भगवत गीता में ही भगवान कृष्ण कहते हैं कि राजा का कार्य क्या है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं राजा का कार्य है धर्म की जय करना, अधर्म का नाश करना। आज की डेट में राजा राजवाड़ा तो नहीं है, आज की डेट में सरकार है। तो सरकार का क्या काम है? धर्म की जय करना और अधर्म का नाश करना। अधर्म का, यही भारत का संविधान भी कहता है। संविधान का प्रियम्बल खोल लीजिए, चाहे आर्टिकल 21 देख लीजिए, चाहे आर्टिकल 39 देख लीजिए, हर जगह जस्टिस की बात हो रही है। राइट टू जस्टिस, राइट टू जस्टिस, राइट टू जस्टिस। तो राइट टू जस्टिस फंडामेंटल राइट है। हमारे संविधान निर्माताओं ने यह नहीं कहा कितने दिन में देना, यह सरकारों को डिसाइड करना चाहिए था। मेरा यह मानना है कि जस्टिस विद इन ईयर होना चाहिए और जस्टिस फॉर ऑल होना चाहिए। भारत के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो SC हो, ST हो, ट्राइबल हो, गरीब से गरीब हो, रिक्शा चलाने वाला हो, तांगा चलाने वाला हो, उसका मुकदमा 1 साल के अंदर खत्म होना चाहिए। उसको 1 साल के अंदर न्याय मिलना चाहिए। जस्टिस फॉर ऑल होना चाहिए, जस्टिस विद इन ईयर होना चाहिए। लेकिन आज की डेट में घटिया कानून के कारण वो हो नहीं रहा। केंद्र सरकार को मैं धन्यवाद दूंगा। केंद्र सरकार ने 3 कानून बनाया, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता। पहले की तुलना में यह कानून अच्छा है। जो भारतीय न्याय संहिता है 1860 का जो इंडियन पिनल कोड था उससे अच्छा है।
ये जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, ये पुराना जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था उससे अच्छा है। ये भारतीय साक्ष्य संहिता 1872 के एविडेंस एक्ट से अच्छा है। लेकिन क्या दुनिया का सर्वोत्तम है? तो मेरा जवाब है नहीं। क्या ये बेस्ट है? तो मेरा जवाब है नहीं। अच्छा है, बेटर है, लेकिन बेस्ट नहीं है। मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि जब हम 150 साल के बाद, 164 साल के बाद कानून बना रहे थे, तो हमें बेस्ट पे जाना चाहिए था, बेटर पे नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि हम 164 साल के बाद कानून बदल रहे हैं। जैसे हम अपना घर बनाते हैं तो कम से कम आस पड़ोस के 10 घर को देखते हैं और फिर उसमें से एक किसी घर के ड्राइंग रूम की नकल करते हैं, किसी घर के बेडरूम की नकल करते हैं, किसी घर की लिविंग रूम की नकल करते हैं, किसी के फ्रंट की नकल करते हैं। ऐसे करके अब कोशिश ये करते हैं कि हमारा घर सबसे अच्छा हो। ऐसे ये सरकार की भी ड्यूटी है, जब वो कोई भी कानून बना रहा है, सरकार कोई कानून बना रही है, तो पहले देख तो ले कि हमारे यहाँ हमसे बाकी जगह चल क्या रहा है, सिंगापुर में क्या चल रहा है, अमेरिका में क्या चल रहा है, फ्रांस में क्या चल रहा है। अगर हम किसी समस्या को खत्म करने के लिए कानून बना रहे हैं तो सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि वो समस्या दुनिया में सबसे कम कहां है। उदाहरण के लिए, अगर हम नशे के खिलाफ, ड्रग को कंट्रोल करने के लिए कानून बना रहे हैं, तो हमें पहले यह सर्वे कर लेना चाहिए कि दुनिया में सबसे कम ड्रग स्मगलिंग कहां होती है। तो आपको पता चल जाएगा दुनिया में सबसे कम ड्रग स्मगलिंग सिंगापुर में होती है। तो सिंगापुर वाले कानून की कॉपी पेस्ट मार दीजिए, नकल कर लीजिए, क्या दिक्कत है? कानून नकल करने में कोई बुराई नहीं है। अगर आप ये देख रहे हैं कि दुनिया में सबसे कम घुसपैठ कहां होती है, घुसपैठिए सबसे कम कहां जाते हैं, तो देख लीजिए चीन में कोई अवैध रूप से घुसपैठ करता नहीं, नॉट ए सिंगल वन, तो चीन वाला कानून ले लीजिए। अगर आप देख रहे हैं कि नहीं दुनिया में सबसे कम घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली, कटमनी, तोलाबाजी कहां है, तो आप डेनमार्क को ले लीजिए, न्यूजीलैंड उठाकर देख लीजिए, तो वहां के कानून ले लीजिए। अगर आपको लगता है कि सबसे कम ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहां है, मानव तस्करी सबसे कम कहां होती है, तो आप सर्वे कर लीजिए। ऑस्ट्रेलिया में सबसे कम होती है, तो ऑस्ट्रेलिया वाला मानव तस्करी वाला कानून ले लीजिए। तो अल्टीमेटली जब कानून हम बनाते हैं तो हमें बेस्ट करना चाहिए। और ये नौकरशाह जो कानून बनाते हैं ना, ये जब अपना घर बनाते हैं तो कम से कम 10 आर्किटेक्ट से बात करते हैं। ये कानून बनाने वाले जो बाबू हैं ना, नौकरशाह, ड्राफ्ट तो वही लोग करते हैं। अपना घर बनाना होगा तो कम से कम 10 कॉन्ट्रैक्टर से बात करेंगे, 10 ठीक आर्किटेक्ट से बात करेंगे, कम से कम 10 लोगों का घर जाके देख के आएंगे और फिर अपना घर सबसे बढ़िया बनाएंगे। लेकिन जब देश के लिए कानून बनाना होता है तो एसी के कमरे में बैठ के इधर का उधर, आगे का पीछे, पुरानी हेडिंग को नई हेडिंग, नई हेडिंग को पुरानी हेडिंग, पुरानी भाषा में थोड़ा इज एम आर थोड़ा जोड़ दिया, थोड़ा उसका ग्रामर ठीक कर दिया, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस कर दिया। ऐसा करके मतलब कह सकते हैं कि नई बोतल और पुरानी शराब, ऐसा कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अल्टीमेटली सबको अपने अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। ये बाबुओं को वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला मिलता किस लिए है? सर्वोत्तम कानून बनाने के लिए, घटिया कानून बनाने के लिए थोड़ी, थोड़ा सा अच्छा करने के लिए थोड़ी। अरे सर्वोत्तम के लिए जो काम करो सर्वोत्तम करो। और हम हमारे यहां करते हैं, वैज्ञानिक सर्वोत्तम काम करते हैं। इसरो वालों ने मिसाइल बनाई, 108 मिसाइल एक साथ बना दिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। अग्नि मिसाइल बनाई 7,500 किलोमीटर, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। तो जैसे वैज्ञानिक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए काम करते हैं, सर्वोत्तम काम करते हैं, सर्वोत्तम मिसाइल, सर्वोत्तम सैटेलाइट, हर चीज, ऐसे कानून भी अपना सर्वोत्तम होना चाहिए। क्योंकि भारत में कानून का राज है और कानून अच्छा होगा तभी राज अच्छा होगा। कानून घटिया होगा तो राज घटिया होगा। डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती है, बीमारी ठीक होती है दवाई बदलने से। ऐसे शासक बदलने से भ्रष्टाचार अपराध खत्म नहीं होता, भ्रष्टाचार अपराध खत्म होता है कानून बदलने से। कानून अच्छा हो जाएगा, सब बढ़िया चलता रहेगा। विशाल जी कई देशों में काम कर चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया में काम कर चुके हैं, अमेरिका में भी काम कर चुके हैं। देखने में ये आपको 25 साल के लग रहे हैं, वैसे 25 साल है नहीं, ये असली उम्र मैं भी नहीं बताऊंगा, काफी इनकी उम्र हो चुकी है। 25 साल का तो इनको अनुभव है। अब आप सोच सकते हैं इनकी उम्र कितनी होगी। हमारे देश में मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूं कि मैं कुछ ऐसे ट्विटर के ट्रेंड बताता हूं जो बहुत, जिसपे 2-2, 3-3 लाख ट्वीट हुए, या कुछ ऐसी घटनाएं बता रहा हूं जिसमें पूरे देश में उबाल आया। जैसे राजू की हत्या हुई, कृष्णा की हुई, शिवम की हुई, बादल की हुई, नीलेश की हुई, कमलेश की हुई, गंगाराम यहीं दिल्ली में,
डॉक्टर नारंग दिल्ली में, रतनलाल इंस्पेक्टर थे, दिल्ली दंगों में मारे गए थे। अभिजीत, रामलिंगम, रिंकू शर्मा, ध्रुव त्यागी, चंदन गुप्ता, बंधु प्रकाश, रचित जाट, प्रियंका रेड्डी, अंकित शर्मा, दिलवर नेगी, हिना तलरेजा, ट्विंकल शर्मा, किशन भरवाड़, अंकित सक्सेना, कमलेश तिवारी, निकिता राजपूत, कन्हैया लाल, उमेश कोल्हे। जब ये वो घटनाएं मैं बता रहा हूं कि जिनकी बहुत विभत्स तरीके से हत्या हुई थी, गला काट के टुकड़े टुकड़े करके हुई थी, और पूरे देश में उबाल आया था, टीवी में डिबेट हुई थी, और जस्टिस फॉर ये, जस्टिस फॉर ये, जस्टिस फॉर ये खूब ट्रेंड भी हुआ था। लेकिन इनके परिवार को जस्टिस आज तक मिला नहीं। क्यों? क्योंकि कानून हमारा घटिया है। अब मैं आपको कुछ ऐसी घटनाएं बता रहा हूं जो हमारी बेटियां या तो फ्रिज में मिली और या तो सूटकेस के अंदर मिली। नाम है उर्वी वैष्णव, मानसी दीक्षित, रूबी कुमारी, ममता देवी, रूबिता पहाड़ी, अंजलि आर्या, ममता बिष्ट, निधि पासवान, अदिति, आद्या, अमृता, अभिलाषा, भावना, बीना, दीपा, छवि, दृष्टि, इशिका, एकता, लक्षिता, रिया, नीना, कनिषा, हर्षिता। ये सारी वो बेटियां हैं जो या तो फ्रिज में पाई गई 15 टुकड़े 20 टुकड़े के बाद, और या तो अटैची में पाई गई। इनके परिवार को भी आज तक न्याय नहीं मिला। मैं वो घटनाएं बता रहा हूं जिसपे नेशनल लेवल पे डिबेट हुई है, खूब चर्चा हुई है, खूब वीडियो वायरल हुए हैं, और वीडियो वायरल के बाद नेताओं ने इनके घर जाके आवागमन भी किया है, वहां पे अपना खूब फोटो भी खिंचवाई गई उनके परिवार के साथ। लेकिन उसके बाद अभी तक कुछ हुआ नहीं है। चाहे आप अगर आपको लेटेस्ट याद होगा तो कन्हैया लाल की याद होगी, उदयपुर वाले की, सरतन से जुदा हुआ था। उमेश कोल्हे की आपको याद होगा। ऐसे रोज होती रहती है। या दिल्ली में हुआ था वो जो 55 टुकड़े हुए थे, क्या नाम था उसका, श्रद्धा वालकर। ठीक है, तो अगले 10-15 साल तक कुछ होने वाला नहीं है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। ये या भारत को आप उठा के देख लीजिए, 800 जिले हैं, 6000 तहसीलें हैं। 6000 तहसीलों में कोई एक तहसील बता दीजिए जहां घूसखोरी, कमीशन खोरी नहीं होती हो, दलाली नहीं होती हो, कटमनी नहीं होती हो, तोलाबाजी नहीं होती। 800 जिलों में से कोई एक जिला बता दीजिए जहां पे मिलावटखोरी हो रही हो, नशा तस्करी न हो रही हो, मानव तस्करी न होती हो, हथियार तस्करी न होती हो, हवालाबाजी न होती हो, कबूतरगाजी न होती हो। आप भारत का कोई एक राज्य बता दीजिए जहां अलगाववाद, कट्टरवाद फल फूल नहीं रहा, जहां बढ़ नहीं रहा है। सवाल यह है कि जो समस्या भारत में है